अच्छा, एक चीज इसमें देखने को मिल रही है मूवी में, जो चारों तरफ विवाद चल रहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को जानबूझ करके एक टारगेट किया जा रहा है। किसी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन एक सांकेतिक रूप से ये दिख रहा है कि कोई मुस्लिम है जो एक स्लॉटर हाउस चला रहा है। स्लॉटर हाउस में किसको बैठाया जाएगा? मैं कोई कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, पर लेकिन किसी ऐसी कम्युनिटी को जो बिल्कुल मिसमैच है उसको बैठाया जाएगा। जो देवबंद के उलेमा है, इन्होंने जो ये बाइकआउट की अपील की है, इससे क्या असर आप समझते हैं कि आखिर मुसलमानों में क्या कोई इस वाकई में सच में असर पड़ेगा इस मूवी का? ये नहीं बोलते, शायद इतने लोग पिक्चर देखने नहीं जाते जितने लोग अब जाएंगे। कि अब आगे 27 वाला चुनाव भी है, तो जिस प्रकार से योगी जी ने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, तो क्या ये कोई उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है वो अपने आप में सक्षम है, उनको किसी फिल्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी शासित राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया का मतलब ये है कि बीजेपी गौ सेवा को या गौ रक्षा को अपना एक मकसद मानती है। तो इस मूवी के अंदर इंदिरा गांधी से संबंधित जो किरदार है मूवी के अंदर, जो 66 वाला आंदोलन है, गौ वाला 1966 वाला, तो वो बनाया है आप लोगों ने, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है इतना, क्यों कर रही है आखिर? तो जब हुआ था तो उसको तो रखना पड़ेगा, उसको ये बताने के लिए रखना पड़ेगा कि गौ रक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट, फिल्म गोदान के वो विलन जिनके कारण देवबंद से लेकर के दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट कर रही है। तो ये है डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी। ये एक लेखक हैं, ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और अब तो इन्होंने एक फिल्म में एक डॉक्टर का किरदार निभाया है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये फिल्म है क्या और आखिर इसमें क्या विवाद मचा हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व आपका मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। फिल्म बहुत प्यारी फिल्म है, एक जैसी कमर्शियल फिल्म को होना चाहिए, जिसमें इमोशंस हो, अच्छा म्यूजिक हो, एक्शन हो, लोगों को बांध कर रखे, वो सारी चीज़ें जो एक फिल्म में होनी चाहिए वो सब कुछ इसमें है। दूसरा, आपने कहा विवाद और बवाल और ये सब शब्द भी डाल दिए हैं, इससे चर्चा में आ गई फिल्म। हालांकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस बात को जानता हूं कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी आपको चर्चा में बनाए रखती है। यस। इसमें मैं इस बात में संदेह नहीं रखता, और ना ही इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच है कि जो विवाद क्रिएट किया गया उससे फिल्म के प्रमोशन का फायदा मिला, इसको मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। लेकिन ना तो ये स्ट्रैटेजिकल है पहली चीज, ना ही ये फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद चौधरी या किसी अन्य का प्रयास रहा। ये किया है उन कथित इस्लामिक स्कॉलर्स, क्योंकि आप लोग टीवी चैनलों पर उनको इस्लामिक स्कॉलर कहकर संबोधित करते हैं। मेरे कई मित्र भी हैं बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने भी कई डिबेट्स में उनको आमंत्रित किया, मेरे साथ बैठते भी रहे हैं, और मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे जानकार भी हैं ये लोग। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से इस विवाद को हवा दी, पहले तो शुरुआत होना, उसमें बयान आना कि एक डायलॉग है बड़ा आपत्तिजनक है, फिर उस आपत्तिजनक बयान पर मीडिया ने उस पर खूब सारी डिबेट्स कर ली, धीरे धीरे देखते देखते वो एक चर्चा का अलग विषय बन गया। हालांकि हमने ये नहीं सोचा था कि विवाद के लिए फिल्म जानी जाए, पहचानी जाए, पर ठीक है, चलिए इस बहाने आपसे बात हो रही है, अन्य लोगों से बात हो रही है, और इस बहाने ही सही लोग फिल्म को देखने जाएं, ये मेरी अपेक्षा है। अब विश्वास करिए, जितना भी आप अभी विवाद में सुन रहे हैं या बातचीत में सुन रहे हैं, कई ऐसी बातें जिनका कोई लेना देना नहीं है फिल्म से, वो बातें भी हो रही हैं। अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आप फिल्म को पसंद करेंगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा बहुत लंबा करियर रहा है, 26 साल का करियर, लेकिन बीइंग एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पर ये पहला बड़ा अवसर है। मैं थिएटर में काम करता रहा, कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, अभिनय का मुझे शौक रहा, लेकिन एक बड़ा मौका रहा जब बड़े पर्दे पर मैंने खुद को देखा। तो ये तो एक तरह से सपने के पूरे होने जैसा है, कहाँ अवसर मिलता है, और वो भी जब आप पत्रकारिता में इतने जज्ब हो गए हो, आपकी एक पहचान बन चुकी है, लेखन के क्षेत्र में हो, अभिनेता के तौर पर आपको स्वीकार नहीं किया जाता आसानी से। तो अभिनय का ना सिर्फ अवसर मिला, मेरे काम को पसंद किया गया, काम बढ़ा भी। फिर कैलाश खेर साहब का एक गाना है देशवासियों, वो काफी चर्चित हुआ। एक विलेन का किरदार है, डॉक्टर रुद्र नाम है उसका विलेन का, और इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिल्म की कहानी बड़ी अच्छी है, कैसे वो गौ सेवक बन जाता है फिर, और फिर गाय के साथ में वो गाना। तो किसी विलेन पर कोई गाना फिल्माया जाए, ये भी कम होता है, ये होता ही नहीं है आमतौर पर। ना मेरी अपेक्षा थी ऐसी, ना मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। तो सब ये हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसमें मैं क्या, और गौ माता की कृपा है अब, और शायद हो सकता है कि मेरे इष्ट देव हनुमान जी महाराज ने मुझे निर्देशित किया हो, जाओ गौ माता की सेवा करो। सेवा करते करते। अच्छा, एक चीज इसमें देखने को मिल रही है मूवी में, जो चारों तरफ विवाद चल रहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को जानबूझ करके एक टारगेट किया जा रहा है, तो ये कितना सही है? ये पहले तो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है।
एक लाइन में आपके सवाल का जवाब। अब इसको थोड़ा समझते हैं अपूर्व कि डायलॉग क्या है, और डायलॉग में फिर उनकी आपत्ति ये है कि जहां बोला जा रहा है वहां टोपी लगाई हुई है। हाँ। किसी का नाम नहीं बताया गया। हाँ। लेकिन एक सांकेतिक रूप से ये दिख रहा है। हाँ। कि कोई मुस्लिम है जो एक स्लॉटर हाउस चला रहा है। हाँ। गौ तस्करी हम सब जानते हैं, आप तो कितना यूपी को बहुत अच्छे से जानते हैं, पश्चिम यूपी को बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदी खबर का तो गढ़ है उत्तर प्रदेश, तो आप लोग उसकी खबरें भी करते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप आंकड़े निकाल लीजिए, जब कहानी को एक क्राफ्ट की तरह देखिए, जैसे कहानी जब बनाई जाती है ना, स्लॉटर हाउस में किसको बैठाया जाएगा, मैं कोई कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, पर लेकिन किसी ऐसी कम्युनिटी को जो बिल्कुल मिसमैच है उसको बैठाया जाएगा। बिल्कुल। या कैरेक्टराइजेशन जब होता है, आप गौ माता को बचाने की बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो गाय को काटा नहीं जाना चाहिए, गाय की तस्करी नहीं होनी, यही सारे बिंदु होंगे ना। अवैध रूप से आप वो देखते हैं आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, इस बातचीत में भी आप वो शायद हो सकता है इस्तेमाल करें, क्योंकि रील्स में आजकल मैं देखता हूँ कि वो ट्रकों को रोकने के लिए कई वो गौ रक्षक जो हैं वो कभी टायर के नीचे कुछ फेंक रहे हैं, ट्रकों का पीछा कर रहे हैं, किसी तरह से उनको पकड़ रहे हैं। कौन है ये लोग? सच बात है। अब इन लोगों के का आइडेंटिफिकेशन किया जाए, तो जब कहानी लिखी गई होगी, क्योंकि मैं कहानी का रचयिता तो हूं नहीं, ना ही ये फिल्म मेरा ब्रेन चाइल्ड है, आई एम जस्ट एन एक्टर, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये हुआ कि क्योंकि मैं इन खबरों से बहुत वाकिफ हूं और उस कैरेक्टर को मैं ज्यादा सहजता से समझ पाया, उस काम को मैं बड़े आराम से कर पाया। लेकिन अगर आप पूरे कहानी का प्लॉट देखेंगे तो वो उसकी जरूरत है कहानी की, कोई भी किरदार ऐसे ही आता है। अब अगर कोई मंदिर से जुड़ी हुई चीज है या घटनाक्रम है और वो अच्छा है बुरा है, तो उसमें आप किसी पुजारी को दिखाएंगे, किसी मंदिर के व्यक्ति को दिखाएंगे, बैंक से जुड़ी हुई कोई चीज है तो बैंक को दिखाएंगे आप, करप्ट अलग अलग आपको दिखता है कि विलेन जो होता है, विलेन का कैरेक्टर। मैं डॉक्टर हूं इस फिल्म में। अच्छा। मैं इस फिल्म में अमेरिका बेस्ड एक डॉक्टर हूं, बड़ा रिनाउंड डॉक्टर हूं, लेकिन मैं विलेन हूं। अब डॉक्टर कम्युनिटी आ जाए कि अरे यार तुम बड़ा गंदा काम कर रहे हो, डॉक्टरों को बहुत बदनाम कर रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? ना। क्योंकि हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो होता ही है किरदार। सही बात है। अब वो गाय को काटने वाला एक दृश्य है कि गाय को अवैध रूप से चोरी छुपे लाया जाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो रहा है। इसको लेकर कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, सजा के प्रावधान बनाए गए हैं, इसका मतलब ये सब होता है, खबरें आ रही हैं। अब इसके बावजूद अगर हो रहा है तो चोरी छिपे हो रहा होगा। चोरी छिपे होने वाली चीज को अगर प्रदर्शित करना है तो कैसे दिखाया जाएगा, वो दिखाने की कोशिश की गई है। अब उस पर आपको बवाल नहीं करना चाहिए था तो ठीक है, हो सकता है, मुझे लगता है कि लोग उसको एक कहानी की तरह देखते हैं। अब आपने बवाल कर दिया, आप ऐसा तो नहीं कह रहे कि सारे मुसलमानों को इससे जोड़ दो, ये तो बहुत गलत बात है ना। इतने मेरे मुस्लिम मित्र हैं, इतने प्रसन्न हैं, मुजफ्फरनगर में हो, अन्य जगहों पर हो, मुझसे कह रहे हैं आपकी फिल्म कब आ रही है, आपकी फिल्म कब आ रही है। अरे मुझे उनको भी तो मुंह दिखाना है। बिल्कुल सच बात है। वो देखने, वो उत्साहित हैं, प्रवीण की फिल्म आ रही है, प्रवीण तिवारी की फिल्म देखने जाएंगे। कई मेरे शिष्य हैं जो मास कम्युनिकेशन में मुझसे पढ़ते रहे। हाँ। इन बच्चों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तो मेरी जिम्मेदारी को भी तो समझो आप। बिल्कुल सच बात है। अब ये जो विवाद करने वाले, उन्होंने विवाद कर दिया, मुझे जवाब देने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं जहां भी जवाब दे रहा हूं वहां मैं बिल्कुल वही जवाब दे रहा हूं जो मुझे देना चाहिए। बहस करने को मैं भी अभी हिंदू मुसलमान और ये सब करने लग जाऊं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। सीधी सी बात यह है, बेवजह का एक विवाद पैदा किया, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात यह कि इस कहानी की जरूरत है वो सीन। इस सीन में ऐसा कोई विवाद नहीं है कि आप पूरी कम्युनिटी को उसमें घसीट कर लिया जाए। ये तीन चीजें तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, फिल्म देखने वाला हर आदमी समझ जाएगा। निश्चित तौर पर फिल्म नकारात्मक, इन लोगों की नकारात्मक बातों की वजह से ज्यादा चर्चा में आ गई, फिल्म को लेकर ज्यादा बातें होने लगी, हमें आमंत्रित किया जाने लगा, लोग बात करने लगे और फिल्म की चर्चा होने लगी। तो हमें बोलना जरूरी, भैया मुझे तो फिल्म को प्रमोट करना है, मैंने काम किया, मैं तो पूरी दुनिया में चीख चीख के बताना चाहूंगा कि मैंने काम किया है, भैया मेरा काम देखने जाओ, काम देखने जाओ। आप इसी तरीके से बुला लो आप। तो मुझे मजबूरी में उन पैनल्स पर जाना पड़ रहा है, और हर पैनल डिस्कशन के बाद मैं ये कहता हूं कि ये मेरा मिजाज नहीं है, और मैं वहां भी ये सतर्कता बरतता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भारत है उसमें जो भी एक कम्युनिटी की बात करेगा, इधर उधर की बात करेगा, वो देश को बांटने की बात करेगा। ये सबका देश है और सबके देश, और इसमें देखिए गौ माता का प्यार जात पात से परे, सुख देखे दुख दर्द ये सबके हरे, ये लाइन है उसमें, कैलाश खेर साहब ने जो गाना मुझ पर फिल्माया गया है, ये उसका मैसेज है,
उस पूरे गाने को सुना जाए तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत ही एक अच्छा मैसेज गाय माता को लेकर दिया गया है। गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। गाय जैसे हमारी परंपरा का केंद्र थी, गाय जिस तरीके से हमारे जीवनचर्या का हिस्सा रही, गाय जैसे हमारे परिवार का हिस्सा रही है, जैसे परिवार का एक सदस्य होता है वैसे गाय होती है। एक ये भी चीज दिखाई गई है उसमें। अब डॉग लवर्स आ जाए, उसमें ये दिखाया गया है कि कुत्तों को पालने की इजाजत तो सोसाइटी में है, लेकिन गाय को पालने की इजाजत किसी, आज कोई सोसाइटी हो उसमें नीचे जहां पे गाड़ी पार्क होती है कहीं पर, वहां पर गाय को बांध दिया जाए तो अभी बवाल हो जाएगा। अब कुत्तों को या बिल्लियों को आप घरों में रख लेते हैं। ये विचार वेद आया कहां से आखिर, ये क्यों आया आखिर? देखिए, विनोद चौधरी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो खुद एक गौ सेवक है। अच्छा। उनके कई गौशालाएं हैं, वो गौशालाओं के साथ जुड़े रहे हैं, गौ रक्षा के लिए वो कार्य करते रहे हैं। उनके जीवन का एक सपना था, किसी ने अपने एक सपने को पूरा किया। जैसे मान लीजिए आपका कोई विषय से प्रेम है या आप ही गौ सेवा करते रहे हैं जिंदगी भर, तो आप सोचते हैं कि कभी मुझे मौका मिला या कभी गौ माता की कृपा से मुझ में ये साहस उत्पन्न हुआ, अवसर मिला, तो मैं एक फिल्म बनाऊंगा जागरूकता के लिए। तो ये विचार ऐसे उत्पन्न हुआ कि वो बनाना चाहते थे सालों से, अब जाके उनका ये ऐसा नहीं है कि आज फिल्म आ गई हो गया। कितनी मेहनत से, कितने संकट से वो फिल्म बनी होगी, कितना लंबा समय, कितने कलाकारों से बात की है, कैसे उन्होंने फंड जुटाया है, कैसे लोगों को जुटाया, कैसे कलाकारों को जुटाया, कैसे फिल्म बनाया। आप वो नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एक लाइन में वो टोपी पहना ली। एक ही लाइन आप उस व्यक्ति का मकसद भी देखो ना। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इतनी जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि इसका ये मकसद है और ये तो इनके द्वारा प्रायोजित है। उनके अभी ये मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, हर उस सरकार का जिसने टैक्स। मेरा सवाल यही था अगला वाला कि अब आगे 27 वाला चुनाव भी है, तो जिस प्रकार से योगी जी ने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, तो क्या ये कोई उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि सच में उनकी तरफ से कोई सपोर्ट अच्छा खासा मिला आप लोगों को? छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले किया। अच्छा। अब वो तो अभी तो चुनाव है नहीं। हाँ, अच्छा। आपने ये सवाल नहीं पूछा क्योंकि वहां है नहीं चुनाव, तो वो आप कनेक्ट नहीं करेंगे। बीजेपी शासित तो है ही। देखिए, बीजेपी शासित तो है ना। बीजेपी शासित राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया का मतलब ये है कि बीजेपी गौ सेवा को या गौ रक्षा को अपना एक मकसद मानती है। अब हम जहां भी जा रहे हैं हमसे पूछा जा रहा है राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता गाय को, इस सवाल पूछा है। मैंने कहा मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। मैं तो आज से नहीं करता, मैं बच्चा था, मैं जब राजनीति को नहीं समझता था तब भी हम गाय को माता ही कहते थे। आप भी कहते हो, बिल्कुल सही। अपूर्व, आप हो, मैं हूं, या जितने लोग मौजूद हैं जो भी भारत में पैदा हुए, खासतौर पर सनातन परंपरा को और कर्मकांडों को, हम गाय को क्या कहते हैं? गौ माँ, गौ माँ। गौ माता को रोटी दियाओ बेटा, सही बात, यही बोलती है मम्मी। एक पहली रोटी निकाली जाती, छोटी रोटी निकाली जाती थी गाय के लिए। अब तो कई घरों में होता है, नहीं होता है। ये देश की परंपरा रही है। अब इसमें गाय पर फिल्म बना दो, उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए और बोला जाए कि नहीं ये तो चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए एक फिल्म की जरूरत नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। चुनाव जीतने के लिए पिछले 5 साल का कार्य होता है। मैं तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट ही हूं, तो मेरी पूरी जिंदगी चुनावों को कवर करने में गुजर गई है। मैंने 2002 से लेकर अभी तक के सारे चुनावों को जमीन पर जाकर कवर किया है। तो मैं जानता हूं कि चुनाव इतना आसान नहीं होता है। अच्छों की हवाइयां उड़ जाती हैं। अभी गौ माता कह दिया, फिर ईवीएम कह देना फिर उसके बाद कुछ और कह देना, और चुनाव के 4 दिन पहले जो मुद्दे उठते हैं वो बड़े मुद्दे होते हैं। आज से कोई तैयारी करता है? आप ये कहने वालों ने जोड़ दिया। मैं जानता हूं आपके मन में भी ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आप सुन रहे हैं टेलीविजन डिबेट में लोग यही कह रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो विरोध करते करते ये कह जा रहे हैं कि अरे इनका तो चुनावी एजेंडा है। ये मूर्खतापूर्ण है। चुनावी एजेंडा अभी लाने की जरूरत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है वो अपने आप में सक्षम है। उनको किसी फिल्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, विनोद चौधरी के कार्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो खुद एक गौ सेवक हैं, आपने उनके कई वीडियोस देखे कि वो गाय को दूध पिला रहे हैं, उनके साथ में खेल रहे हैं। गौ के साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, मेरे भी जुड़े हुए हैं पर्सनली। इसको आप क्यों पार्टी से जोड़ते हैं? अब गौ माता को भी किसी पार्टी का बना देंगे क्या आप? ये जो बनाने वाले हैं कितने गलत लोग हैं। कौन गलत है? वो लोग गलत हैं जो गौ संरक्षण पर काम कर रहे हैं, गौ माता की सेवा की बात कर रहे हैं, या वो लोग जो गाय को भी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दे रहे हैं? अपोनेंट जोड़ रहा है या गौ सेवक जोड़ रहा है? भाई आप भी गौ की वैसी ही सेवा करो, आप भी इस मिशन में उतर आओ, तो खत्म हो जाएगी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तब होती है जब एक विरोधी खेमा खड़ा हो जाए। तो हर चीज का विरोध क्यों करना? गाय पर बनी एक फिल्म का विरोध क्यों करना? तो ये तो आप एक तरीके से फंस गए। अब जब ये फंसती है अपोनेंट पार्टी, तो नो डाउट दूसरी पार्टी जो होती है वो इसको और ज्यादा मजबूती के साथ में उठाती है, क्योंकि उसे पता है लोगों की संवेदना क्या है। मुझे भी नहीं आइडिया था।
आपसे अभी पॉडकास्ट के पहले बातचीत हुई, आपने गाय को लेकर अपने कुछ निजी अनुभव व्यक्त किए। ये बड़ी सुंदर बात है, इसलिए क्योंकि आप उस पृष्ठभूमि को जानते हैं, छोटे शहर, ग्रामीण पृष्ठभूमि, गाय का घर में होना, गाय को लेकर परिवार की सोच, माँ की सोच, गाय को माँ, ये सारी चीजें आप जानते समझते हो। गाय की सेवा, गाय को लेकर इमोशंस, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो आप निश्चित तौर पर गाय की सेवा करना पसंद करेंगे। बिल्कुल सच बात है ना, बहुत सहजता से आप इसलिए करेंगे गाय की सेवा। क्या आपको लगता है किसी अन्य पार्टी के, उदाहरण के लिए, चलिए उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, समाजवादी पार्टी, क्या इसमें गौ सेवक नहीं होंगे जो गाय को रोटी खिलाते होंगे? ऐसे लोग नहीं होंगे? इनके घरों में होंगे, इनके घरों में होंगे, घर में होंगी। हाँ। गाय का उतना ही सम्मान होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। क्यों पॉलिटिक्स करते हो इस पर? तुम पॉलिटिक्स करके उल्टा काम कर दे रहे हो। उल्टा काम कर रहे हो, उल्टा प्रमोट ही कर रहे हो। सबको नहीं प्रमोट क्या करना। मैं तो मैं इस तरह के प्रचार का बिल्कुल भूखा नहीं हूं। प्रचार होता है, मैंने कहा ना कि चर्चा में आ गया। ये बात है कि हमसे लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि गोदान मूवी आएगी। मेरा एक किरदार में उत्साहित था कि मैंने काम किया। हाँ। मैंने फिल्म का सेटअप देखा कैसे कैमरा आता, कैसे मुंबई से टीम आ रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या कर रहा है और डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, ये कितनी मेहनत का काम है। इस काम में देखो, टेलीविजन का काम हम ऐसे करते थे, हम लोग भी टेलीविजन के लोग हैं, लेकिन फिल्मों का काम को देखने का, तो मैं उस क्राफ्ट की तरह उसको समझ रहा था, देख रहा था। मैं ये सोच के कर रहा था कि इस पर अच्छा सा बवाल हो जाए और उसके बाद में मैं यहाँ पर जवाब देने के लिए, मैं तो इसी में उत्साहित था, बड़ा प्रसन्न था। और मैंने खूब काम किया लाइफ में, 3-3.5 इंटरव्यूज किए हैं। कोई सेलिब्रिटी ऐसा नहीं जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया हो, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जो मैंने कवर नहीं किया हो। तमाम चैनलों में काम करने का अवसर में मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि मैं टेलीविजन डिबेट में जाऊं। कई लोग मित्र कहते भी, और मेरा मिजाज भी साहब बहुत ईमानदारी से आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे जब बुलाया जाता तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। एक तो वो मेरा काम नहीं है। मैं खुद ही जिंदगी भर करता रहा टेलीविजन डिबेट। किसी डिबेट में जाकर बैठने का मतलब क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कम लोग जानते हैं। प्रोफेसर हूं मास कम्युनिकेशन का, पढ़ाता हूं बच्चों को, उस क्राफ्ट को जानता हूं। तो मेरा मकसद तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिल्म के जो लोग हैं वो भी बेचारे सोच रहे हैं कि हमारी फिल्म को देखने आ जाए लोग, हमारी फिल्म को देखने के लिए आ जाए, हमारी फिल्म के बारे में जाने, हमें कुछ थोड़ा सा ऐसे ही सोच रहे हैं, यही सोच रही। अब आपने उस पर विवाद कर दिया, विवाद पर पूरा तमाम लोग जो हैं उस पर पैनल डिस्कशन, बहसबाजी करने लगे और इसको लेकर मतलब मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट कर दिए गए कि ये तोड़ने वाली है, एक समाज को बदनाम करने, ये सारे झूठे नैरेटिव्स हैं। और ये फिल्म को बनाने वालों की तरफ से एक भी चीज, ये मैं खुद कह रहा हूं, मैं टीम का हिस्सा हूं और टीम का ही हिस्सा नहीं हूं। जब ये चर्चाएं शुरू हुई, पहले दिन से शुरू हुई, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझसे सलाह मशविरा भी किया गया, मैंने अपनी बातों को भी रखा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये अपूर्व सारी चीजें जो है उन लोगों ने क्रिएट की जो शायद अपने तरीके की, उनको पब्लिसिटी चाहिए क्योंकि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके नामों का जिक्र कर रहे हैं, उनको पैनल पर बुला रहे हैं, तो उनका भी तो काम धंधा चल रहा है। अभी एक और जिक्र करूंगा मैं, जो देवबंद की उलेमा है, इन्होंने जो ये बाइकआउट की अपील की है, इससे क्या असर आप समझते हैं कि आखिर मुसलमानों में क्या कोई इस वाकई में सच में असर पड़ेगा इस मूवी का, एक बात इस बाइकआउट का? ये नहीं बोलते। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो गौ प्रेमी है ना, वो पिक्चर देखने जाते, शायद इतने लोग पिक्चर देखने नहीं जाते जितने लोग अब जाएंगे इनके कहने के, है ना, ठीक है, इनके कहने के बाद। तो इसका असर तो ये पड़ा है कि इन्होंने तो और ज्यादा लोगों में जागृति जगा दी। और दूसरा थोड़ा सा एक नफरत का बिंदु भी, मैं तो चाहूंगा कि मुस्लिम भाई भी फिल्म को देखने जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, इसमें कैरेक्टराइजेशन अगर हुआ हो, क्या हमारी फिल्मों में नहीं होता है क्या बॉलीवुड के किसी अन्य फिल्म में हिंदू मुसलमान को लेकर खूब होता है ना? होता है ना, बहुत होता है। ये सतर्कता बरतने का कभी टेंशन नहीं रहा कि तुम विलेन को हिंदू दिखाओगे, मुसलमान दिखाओ। हाँ, कई बार होता है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं डॉक्टर हूं, तो क्या डॉक्टर कम्युनिटी मेरा आकर विरोध करने लग जाए कि तुम डॉक्टर होकर विलेन का काम कर रहे हो, सारी डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? तो अब लेकिन धर्म को लेकर लोगों में थोड़ा सा पट्टी बंदी होती है, किसी भी धर्म में हो। हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सतर्कता, अगर जैसे नामों को लेकर, एक नाम को लेकर भी अभी बहुत बहसबाजी चलती रही मनोज बाजपेयी जी की एक सीरीज को लेकर, तो उसको नहीं, वो तो मेरा ऐसा मानना है बहुत निजी तौर पर, हालांकि वो भी एक क्राफ्ट है, लेकिन फिर भी जाति सूचक या किसी ऐसी तरीके की बात को नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने पंडित रखा है, एक काल्पनिक नाम रखा है, पंडित तो रखा ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे भाषा या अपभ्रंश सबको दिख रहा है, लेकिन अब क्या मकसद रहा होगा ये तो खैर वो बेटर बता सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सीधे सीधे, जैसे यहाँ पर किसी का नाम या किसी इस तरह की बात को नहीं रखा गया, सांकेतिक, जैसे उन्होंने कहा कि टोपी लगा रखी है, तो हो सकता है वो दिखाना चाह रहे हो कि ये है, और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि किसी का नाम नहीं लेना है, किसी धर्म मजहब का नाम नहीं लेना है।
ये टोपी से याद आया मुझे, इस मूवी में कोई टोपी वाला किरदार है जिसमें पुलिस वाले आकर के कुछ वही तो विवाद डायलॉग करता उसी है, पर तो ये विवाद उसी पे कर रहे विवाद है, उसी में विवाद है हैं। पूरा ये। गाय को रोटी खिलाने हाँ, वाला हाँ। और गाय के साथ रोटी खाने वाला, ये दोनों कभी भाई नहीं हो अच्छा सकते इस अच्छा तरह का। अच्छा। अब वो उसको कह रहा है, जो सुरभि जो गाय है, छोटी सी गाय, उसको किडनैप करवा के जो लड़के लाते हैं उनसे वो खरीदता है उनको और छुपा के रखता है उसको, और वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तो आपका भाई हूं। ये डायलॉग है। अब वो जब कहता है कि मैं भाई हूं, तो पुलिस वाला फिर उसको कहता है कि गाय को रोटी खिलाने, अच्छा, इस तरह का डायलॉग है। अब ये एक लोगों को, आप जानते हैं ना, एक्शन होता है, थ्रिल होता है, इमोशंस होते हैं, फिल्म का क्राफ्ट होता है, तो उसमें उस बात को रखा गया उस तरीके से। और इस पर जो बातें बोलनी है, उस पर कई लोगों ने सवाल किए, मैं मुझसे कई लोगों को मैं जवाब दे चुका हूं, या फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद चौधरी जवाब दे चुके हैं। हम लोग बोल ही रहे हैं हर मंच पे। सच बात है, हाँ, देख रहा हूं हमसे मैं। पूछिए, आप बराबर देख रहा हूं। हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। हमें इससे कोई, हाँ आप इसको उलझा के कहीं का कहीं ले जाओ, हिंदू मुसलमान बना दो, मैंने कहा इससे किसको आपत्ति है बताइए? गाय से रोटी खाने वाले को कोई आज स्वीकार करेगा? है ही नहीं, बैन है, आपको सजा होगी। लेकिन चोरी छुपे कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आपको भी बोलना चाहिए कि हाँ नहीं हो सकते। तो इसका विरोध किस बात का? सही बात है। एक तरफ देवबंद के उलेमा ये कहते हैं और एक तरफ वो रजवी बरेलवी हैं जो उन्होंने ये कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, उसका मांस नहीं खाना चाहिए। दो तरफा बातें भी कर रहे हैं लोग भी आपस में। वो पशु तो हम यूज ही नहीं करते शब्द गाय। हाँ हाँ, तो हमारी माँ राष्ट्रमाता है। और मैं तो निजी तौर पर इसका समर्थन करता हूं, मतलब मैं तो बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, कांग्रेस ने भी किया, तो क्या जो इस मूवी के अंदर इंदिरा गांधी से संबंधित जो किरदार है मूवी के अंदर, जो 66 वाला आंदोलन है, गऊ वाला, 1966 वाला, तो वो क्या वो सीन जो आपने दिखाया है इसमें वो रियल इवेंट्स पर आधारित है पूरा? कि कुछ पूरी तरह से ड्रामेटिक है, बनाया है आप लोगों ने, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है इतना? क्यों कर रही है आखिर? देखिए क्या होता है ना, हाँ। कि इमरजेंसी भी मूवी आई है, हाँ। ना, कंगना रनौत की, और भी कई मूवीज आई। ये कई बार, अब गौ आंदोलन को लेकर कोई ऐसा भारत में इंसिडेंस हुआ आप मुझे बताइए, या कोई भी बता दे, कांग्रेस ही बता दे। गाय पर जब एक फिल्म बन रही है तो गाय से रिलेटेड या गाय से जुड़े हुए सारे इंसिडेंसेस को याद किया जाएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के। बिल्कुल सही है। हाल के दिनों में बता दीजिए कोई ऐसा आंदोलन हुआ जब गोलियां चल गई हों गौ रक्षकों पर? नहीं। गौ को लेकर कोई आंदोलन चल रहा हो और वहां पर गोलियां चलने के बाद 8 से 10 लोगों की मौत हो जाए, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ? तो जब हुआ था तो उसको तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। उसको ये बताने के लिए रखना पड़ेगा कि गौ रक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। जान गंवाई है। अब वो किसके कार्यकाल में हुआ था? जिसके कार्यकाल में हुआ उसी को तो रखोगे। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि फिल्म का क्राफ्ट, कहानी कहने का क्राफ्ट इस बात की स्वतंत्रता देता है कि रियल लाइफ इंसिडेंसेस को आप रख रहे हो। आज बायोपिक को पसंद किया जा रहा है, बायोपिक्स के साथ में आप फैक्चुअल बात करिए। सेंसर के पास फिल्म गई, सेंसर ने उसको देखा, कुछ सीन कटते भी हैं, कुछ बताया भी जाता है कि इसको ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो किया भी गया होगा, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्या इसको नहीं देखा होगा? ऐतिहासिक फैक्ट को नहीं देखा होगा कि उस समय पर क्या हुआ, करपात्री जी की क्या भूमिका थी? उसको लोग पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ लीजिए उसके बारे में। वैसे फिल्म के लिखने वालों ने, फिल्म के बनाने वालों ने इस पर रिसर्च की। वेल रिसर्च करने के बाद में 1966 के उस इंसिडेंट्स को दिखाया गया। और दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए तो मैं कहूंगा आपको पता था क्या? बिल्कुल दिखाना चाहिए। आज आप अपूर्व, क्योंकि आप एक युवा हैं, पत्रकारिता में आए, निश्चित तौर पर पत्रकारिता में आकर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए गोदान के विषय में ही आज आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आगे आप पढ़ना चाहेंगे तो और जानकारी मिलेगी। अच्छा, गोदान से मुझे याद आया, मैंने जब जैसे गूगल में आज गोदान डाला, आपका मुझे पता था कि मुझे पॉडकास्ट करना है, गोदान डाला तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास आ गया। तो उससे कहाँ, क्यों, जैसे नाम क्यों रखा गया गोदान? क्या उससे थोड़ा बहुत भी संदर्भित है क्या? ये दोनों चीजों को करते हैं। ये वाले सवाल पर मैं आता हूं, उससे पहले ये बात खत्म करते हैं कि आपने 1966 का आज जिक्र किया, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं आज से पहले 1966 की इस घटना के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, इंक्लूडिंग यू या कोई बहुत सारे। सच में मुझे भी नहीं पता था, सच में नहीं, मुझे भी नहीं पता था इस फिल्म को करने के पहले। अभी मैंने खोजा, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे भी नहीं पता था कि अरे ये भी कुछ हुआ था 1966 में। तो क्या पता नहीं चलना चाहिए? गड़ गया जो गड़ गया, छुप गया वो छुप गया। गाय को लेकर एक आंदोलन चला हमारे यहाँ पर, ये क्या बात छुप जानी चाहिए? तो आपका जो पहला प्रश्न था कि वो इंसिडेंट्स क्यों दिखाया गया, उसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है, उसको नहीं दिखा। कांग्रेस क्या विरोध कर रही है कि ये नहीं हुआ था और जबरदस्ती दिखा दिया, या ये हुआ था लेकिन अब इसको भूल जाओ? नहीं, उनका दर्द क्या है, दुख क्या है, वो सबको पता है। मैं इस पर नहीं जाता। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वो नहीं है।
जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, तो मैंने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को बहुत माना, मैंने उनको माना कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। बहुत लोगों ने शेयर किए, उनके जो समर्थक थे। पत्रकार होने की सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? अभी मैं आज इस विषय, आपने मुझसे गोदान पर बात करी, गौ विषयक बात कर रहे हैं, और वो इस इंसिडेंट्स की बात करी, उस पर मैंने एक जवाब दिया। अब इसी जवाब को पकड़ लीजिए और बोलिए कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये तो ये मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। और जैसे ही मैंने जब ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स, ये भी मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। भारत जोड़ो यात्रा में अच्छा काम किया, उसको प्रतिसाद भी अच्छा मिल रहा था। जब मैंने उनकी तारीफ की तो मुझ पे इधर से तमगा लग गया कि अरे ये तो चमचा पत्रकार है। तो पत्रकारों की ये हालत होनी है। मैं ये मानता हूं कि जो भी अच्छा हो रहा है उसको दिखाओ, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, जनता और सरकार के बीच में संवाद बनो, विपक्ष की भी आवाज बनो। ये पत्रकारिता की परिभाषा मैं पढ़ाता हूं और ईमानदारी से अपने जीवन में इसका अनुपालन भी करता हूं। बिल्कुल सही बात। तो अब इसमें आपके ऊपर कोई ये आक्षेप लग जाना है कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये जो आप पॉलिटिकल पार्टीज के नाम ले लेते हैं, तो मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा रिलेट ना कर दें। मेरा किसी से वो नहीं, मेरी अपनी ये निजी तौर पर ये हो सकता है कि मैं जब अपने कैंडिडेट को चुनने जाता हूं तो मैं इंडिविजुअल को देखता हूं। उस समय कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिविजुअल कौन है, वो मेरे क्षेत्र के लिए कैसा, कहा जब मैं विधायक चुनने जाऊंगा, तो मैं सांसद चुनने जाऊंगा, तो ये मेरी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहां तक सीमित है, जब मुझे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। इससे इतर किसी पार्टी से मैं पूरी तरह से जुड़ जाऊं, किसी पार्टी के लिए काम करना, ये मेरी विचारधारा नहीं कहती। मैं अपना कार्य कर रहा हूं और अपने कार्य को जहां जहां पे रखना होता है उसको रखता हूं। दूसरा आपका प्रश्न था गोदान उपन्यास के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का गोदान एक ऐतिहासिक और सर्वकालिक सर्वप्रिय उपन्यास है। उसको सभी लोगों ने पढ़ा, उस पर सीरीज भी बन चुकी है। गुजरे जमाने का है, एक ऐसा दौर जब गौ माता बहुत महत्वपूर्ण होती थी, उसके इमोशंस बिल्कुल अलग है। एक गाय को खरीदना कितनी बड़ी चुनौती होती है, उसको पालना कितनी बड़ी चुनौती होती, गौधन क्या होता, वो तो उस समय की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। अब आज के दौर में 2026 में जब अब ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो गोदान वो आनंद देगा आपको। मुंशी प्रेमचंद को आज भी पढ़ते हैं लोग, या अन्य लोगों को आज भी पढ़ते हैं, राग दरबारी को आज भी पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा शिलाल शुक्ल को पढ़ने में। लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया। उन जैसे राग दरबारी में ट्रक को जिस तरीके से और सड़क को जिस तरीके से वर्णित करते हैं पंडित जी शिलाल शुक्ल जी, अब वो आज थोड़ी है ना। सड़कें बदल गई हैं, ट्रक बदल गए हैं, डंपर बदल, वो सब कुछ बदल चुका है। वो गांव की पृष्ठभूमि बदल गई है। आटा चक्की कहाँ होती है आटा चक्कियों का जिस तरह से तो कुल मिलाकर समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। ये बिल्कुल आधुनिक समय की कहानी है। जैसे मैंने आपको सोसाइटी का कहा कि डॉग लवर्स जो हैं वो आते हैं और गाय तुमने क्यों बांध रखी है यहाँ पर, गाय ने गंदगी कर दी है, इस तरीके से बात करें। यानी सोसाइटीज में गाय रखना अब नामुमकिन हो गया, इसको लेकर कुछ किया जाना चाहिए। तो ये आज के दौर की कहानी है। इमोशंस उसमें से कुछ हो सकते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है। उस समय अमेरिका वो तो गांव की कहानी है। इधर अमेरिका का डॉक्टर रुद्रा है, जिसका किरदार मैंने निभाया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, इस मूवी को लेकर के ना भारतीय संस्कृति और पंचगव्य के साइंटिफिक रिसर्च पे आधारित बात होनी चाहिए थी। इस वजह से इस मूवी को हमको याद किया जाना चाहिए था। आज हम इस मूवी को हिंदू मुस्लिम झगड़ों की वजह से याद कर रहे हैं, बीच में ये घुस गया। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अच्छी तैयारी करी इसके बारे में। है यही जो आपने कहा, बिल्कुल अच्छा, मैं आपसे एग्री करता हूँ 100%। फिल्म में ये दिखाया गया है कि साहिल आनंद ने जो किरदार किया है, उनका किरदार जो है वो यही विवेक का जो किरदार है हीरो का, उसमें वो रिसर्चर ही है। वो गाय के ऊपर रिसर्च कर रहा है और वो मॉडर्न साइंस का जानकार है। उसको बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज से, चाहे वो अमेरिका हो या और दूसरी बड़ी एजेंसी हो, वहां से ऑफर है कि वो चाहे तो वहां रिसर्च कर सकता है। अब ये कल्पना है, बट क्या आज ऐसा हो नहीं सकता? क्या ये तब संभव हो पाएगा जब वो पैशन पैदा हो किसी के अंदर। आज का कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बच्चा होगा, उसको पागल कहने लगेंगे अगर वो इस तरह के किसी रिसर्च में उतर जाए, क्योंकि उसे मॉडर्न रिसर्च पेपर्स में इसको लेकर कितना एक्सेप्टेंस है, कितना काम हो रहा है। हम देखते हैं आयुर्वेद के जानकार इस पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे संस्थान जो शायद मॉडर्न साइंस और वो पैरेलल चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं आधुनिक, मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूं, पढ़ाई लिखाई से मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूं, मैंने पीएचडी की, तो मैं एक रिसर्चर भी हूं, मैं पीएचडी गाइड भी हूं, तो मैं रिसर्च गाइड के तौर पर मदद भी करता हूं। मैं रिसर्च पेपर्स को, रिसर्च को, तथ्यों को, रेफरेंसेस को बहुत महत्व देता हूं। और जब साइंटिफिक रिसर्च की बात आती है तो उसमें लैब टेस्ट,
वो जितने भी पैमानों पर होते हैं उनको भी मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, लेकिन ये आधुनिक तौर पर करना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं, मैं खुद बहुत आज ये कह दूं, हाँ, मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि मैंने किसी एक रैशनलिस्ट थे, मेरे साथ बहस में थे, उनसे मैं बात करते हुए ये बात कह भी रहा था कि सर ये बताइए कि तुलसी में जो गुण होते हैं वो तो आज हमें पता लगे, लेकिन तुलसी तो हजारों साल से खाई जा रही है। और कभी मतलब बहुत सालों पहले भी यहाँ पर किसी को सर्दी खांसी होती होगी तो तुलसी के पत्ते से ये होता है, या गुलाब का पत्ता खा सकते हैं नहीं खाते, तो इंसान ने बहुत पहले खोज लिया होगा। उसमें क्या केमिकल होते हैं तो बाद में पता लगा, फिर उसके आधार पर कुछ दवाइयां बनाना, ये तो बहुत बात की बात हुई, और फायदा आज भी हो रहा है जैसा पहले होता था। इसका मतलब आपको पता है नहीं पता है से उस तत्व के गुण का कोई लेना देना नहीं है। वो गुण तो तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसी तरह से गाय माता गौमूत्र में या गाय को सहलाने में या गाय के समीप रहने में कुछ फायदा होता है नहीं होता है, ये रिसर्च से पता कर लो। लेकिन पता करो नहीं करो, उससे जो होता है वो तो हो ही रहा है, वो तो लोगों को पता है। और वो जिनको हुआ है, जिनका अनुभूत सत्य है, वो अपने आप में एक रिसर्च पेपर होते हैं। बिल्कुल सच। मान लीजिए किसी ने अनुभव किया, किसी के जीवन में परिवर्तन आया है, तो वो बताएगा कि इससे होता है। कैसे होता है? मेरे जीवन में हुआ है, अब कोई दूसरा आजमा के दे। और ऐसा अगर 100, 50, 200, 300 लोगों पर होने लगे तो ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? सामाजिक एक्सपेरिमेंट का एक तरीका ये भी है। अगर ऐसा होता है तभी तो आज तक मैं और आप गाय के बारे में बात कर रहे हैं और गाय को लेकर ये आस्था है। सही बात है। तभी तो आज जब गाय को लेकर वो जागरूकता नहीं है जो एक समय पर होती थी कि घर के बाहर गाय का बंधा होना मतलब शुभता की निशानी है, समृद्धि की निशानी है, ये है असली समृद्धि। परिवार में जो लक्ष्मी कहते, कामधेनु कहते, वो गाय को माना जाता था। गाय होना प्रतिष्ठा का भी विषय होता था। आज वो जागरूकता नहीं है, फिर भी गाय इतनी महत्वपूर्ण है, जागरूकता है ना, तो ये उन्हीं अनुभवों के आधार पर है जो लोगों के जीवन में हुए हैं। और मैं तो कहता हूं एक काम करो, छोड़ो, आज एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। एक्सपेरिमेंट का मतलब छोटा सा ये, किसी गौशाला चले जाओ, गाय को चारा खिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ, कुछ दिन लगातार गाय की सेवा करो और अपने जीवन में परिवर्तन देखो, देख करके देख लो। आपने किया? हाँ। अच्छा। और ये इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरा अनुभव। ये पहले से कर रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मूवी में आने के बाद? मैं कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। हालांकि कर्मकांड से मेरा उतना ही लेना देना कि मुझे जितना सिखाया गया वो मैं सीखता चला गया। गौ माता का सम्मान, गाय की छोटी रोटी बनना, वो हमारे घर की परंपरा रही, हर घर की होती है गाय माता को रोटी खिलाना, तो बचपन से हमने गाय को उस तरीके से देखा। लेकिन उसके बाद में यहाँ आने के बाद, वो भी दिल्ली में, मीडिया में, और आज दिल्ली एनसीआर में रहते हुए ये सब चीज़ों को कर पाना संभव ही नहीं होता है। हालांकि मैं हवन करता हूँ बहुत लंबे समय से और देसी गाय के कंडे से करता हूँ। ये मेरे अंदर एक रहा कि जाप करना हो, हवन करना हो, ये आदत सी बन गई है। इसमें मैंने कभी ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मेरे परिवार की परिपाटी रही, मेरी भी परिपाटी बन गई। लेकिन जब मैं फिल्म के दौरान गौशाला में रहा, और सबसे कमाल की बात है जो मेरा गीत है देशवासियों, जो कैलाश खेर जी ने गाया है, उसमें जो गाय मेरे साथ है वो 4 घंटे मेरे साथ रही और मैं उसको इतना प्यार करता रहा और ऐसा लग रहा था कि मेरी एक को स्टार मेरे साथ में। वो इमोशन था और वो इमोशन आई कुड फील, मैं उसको महसूस कर सकता था। और इतनी प्यारी गाय कि वो ना आपको मारेगी ना कुछ। और देखिए, गाय ने 4 घंटे तक ना सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि वो उसमें इतनी अहम बन गई कि उसने मुझे भीतर से परिवर्तित किया। फिर गोपाष्टमी थी उस दिन, जिस दिन शूट करने गए, तो माता जी को जैसे ही पता लगा कि मैं गौशाला जा रहा हूँ तो सबसे पहले गुड़ और वो खिला देना, ये खिला देना, वो खिला दे। तो मैं गया, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं गया था। तो वहाँ जो गौशाला वाले थे उनको मैंने कुछ दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम अब प्रोवाइड कर दें। मैंने कहा नहीं, वो माता जी का आदेश है कि आपको कुछ दक्षिणा दें। फिर मैंने उनसे लिया, बोले सर आप अपने हाथ से खिलाइए। मैं कहा अच्छा मेरे हाथ से। तो मैंने डरते कि वो गाय जबान बाहर, जैसे होता है ना आजकल के, हम देते थे तो गाय जबान निकालती थी, रोटी ले लेती थी। आपने किया होगा खूब। हम लोगों को आज भी डर नहीं लगेगा, लेकिन कोई बच्चा हो तो उसे लगेगा गाय कहीं हाथ न चबा जाए, ऐसा डर लगता है। जबकि ऐसा होता नहीं है। गाय को जो जानते हैं, रोज रोटी खिलाते हैं। तो मैंने गुड़ ऐसे हाथ में लेके चटाया उसको। पहले मैं डरा, झिझका, लेकिन उसके बाद में फिर मैं कुछ समय, मैं अभी भी जब बोल रहा हूँ ना तो एक सकारात्मकता को महसूस कर रहा हूँ, गूज़बम्प्स महसूस कर रहा हूँ। एंड अब आप इसको कैसे समझना चाहते हो कि भौतिक समृद्धि हो गई? ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए? पैसा आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, नाम आ जाए, बिगड़े काम बन जाए, ये सब चाहते हैं। मैंने कभी इस लिहाज से इसको देखा नहीं, पर हाँ ये भी होता है।
मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, फिल्म की चर्चा हो रही है, फिल्म बहुत अच्छी निकल कर आ गई, फिल्म का गाना बहुत अच्छा निकल कर आ गया। अगर आप ऐसे प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिहाज से देखो तो ये सारी सकारात्मकता है। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि बाकी के काम भी आपके बन जाते हो, उसको मैं गूंगे का गुड़ कहता हूं। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन होता है। करके देख लो ना। चलो, क्या नुकसान है? टाइम नहीं निकाल पाओगे। एक तो तुम मूवी देखने जाओ ना जाओ, मैं तो अभी कह रहा हूं, मूवी देखने के लिए मैं अपील कर सकता था, लेकिन मैं आपसे नहीं कर रहा मूवी देखने की अपील। मैं गौशाला जाने की अपील कर रहा हूं आपसे। तो आप उतना समय निकाल लो, 2-2.5 घंटे, साढ़े। अच्छा, आप मेरी मूवी नहीं देखने जाओगे तो कोई ना कोई मूवी तो देखने जाते हो। कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, नहीं जाते हो? घूमने के लिए पत्नी भी जिद करती होगी या बच्चे भी जिद करते होंगे, जाते ही हो ना। एक बार मेरे कहने पर गौशाला जाओ, और वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। और वो क्यों होगा, क्या वजह होगी, वो तो अब इसमें नुकसान क्या है? कोई नुकसान है? गौशाला में जाना, गाय को चारा खिलाना, कुछ समय बच्चों को गाय के साथ में रखना, खुद गाय के साथ में रहना, इसमें कोई नुकसान है? दूर दूर तक। हाँ, एंजॉयमेंट तुम समझ नहीं पाओगे उसका, लेकिन बस ये करके आ जाओ। उससे जो फायदा होगा उसको अपने जीवन में महसूस करो और लोगों को बताओ। मतलब जो आप अपने अंदर बदलाव देख रहे हैं, वो आप ये कह रहे हैं कि आपको गौ माता की कृपा से वो बदलाव अपने अंदर महसूस हो रहे हैं। मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत पुरानी, बहुत छोटी उम्र से है, और कई पॉडकास्ट में मैं बोल चुका हूँ, वो रिपीटेशन हो जाएगा। तो उसमें मैंने 3.5 साल की उम्र में मैं जल गया था पूरी तरह से, और बिल्कुल मृत्यु का सामीप्य देखा। दूसरे जगत की यात्रा हो गई कुछ इस तरह से। 20 दिन की बेहोशी रही, 6 महीने भर्ती रहा, 2.5 साल तक ड्रेसिंग हुई, आज भी निशान उसका जस का तस बरकरार है। पसलियां बाहर दिखती थी, इतना जल गया था मैं। डॉक्टर्स ने बोला था बचना नामुमकिन है, बचा। फिर एक बार डूबते डूबते बचा तालाब में, एक बार भयानक एक्सीडेंट, रॉड पड़ी हुई है पैर में, उससे बचा। और ऐसी कई चीज़ें मेरे साथ घटनाएं हुई जिससे मृत्यु का सामीप्य और साक्षात्कार मुझे कई बार हुआ। और उस छोटे उम्र की घटना से लेकर आज तक जब भी ये हुआ, उसने हर बार एक आध्यात्मिक जागरण किया, सकारात्मकता का जागरण किया कि तुम हो ही नहीं, किस गलतफहमी में हो। सारी समस्या की जड़ तुम्हारा होना और खुद को कुछ मानना ही तो है। अगर मैं तब मरता तो क्या बीवी, बच्चे और ये सारा परिवार और आपके साथ बैठकर बात कर रहा होता, ये पत्रकारिता के डंके बजा रहा होता कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने किताबें लिख ली। सब झूठ है ना। तो ये मैं जो है, ये तुमने ओवर द पीरियड बनाया, पर तुम जैसे तब नहीं थे ना, वैसे आज भी नहीं और कल भी नहीं होगे। तो इस गलतफहमी में जीना ही नहीं चाहिए। ये है आध्यात्मिकता के जागरण की पहली सीढ़ी। गाय के पास जाना, गाय को मिलना, प्राणी मात्र से जुड़ने का, उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का, उसको अनुभव करने का एक अवसर है। तो जो आप कह रहे हैं मेरे अंदर परिवर्तन, वो गाय की विशेषता, गाय के चमत्कारिक गुण, गाय की शक्ति को अनुभव करने का एक अवसर मेरे लिए रहा है। निश्चित तौर पर जब मैं किसी भी चमत्कारिक चीज को जानता हूं तो मेरे अंदर भी कुछ परिवर्तित होता है। अच्छा, एक लास्ट में सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि इस मूवी के आने के बाद आपने अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे, जो गौ सेवा आपने की, तो क्या आप इसके बाद कोई एक बड़े गौ आंदोलन में हिस्सा लेंगे? क्या आगे आप उम्मीद रखते हैं अपने जीवन? मैं आंदोलन जीवी हूं नहीं। एक बार पत्रकारों का भी आंदोलन हुआ था, कुछ निकाल दिए गए थे। बहुत होता है ना ये तो। हाँ, पत्रकारिता में तो खूब निकाले जाते हैं बेचारे, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई यूनियन तो होती नहीं पत्रकारों की। मैं तो इस पर, तो वो जंतर मंतर पे उन्होंने कार्यक्रम किया, तो उसमें मैं बोलने के लिए बस यूं ही गया था। तो वो आंदोलन इसलिए याद आया क्योंकि मैं एक ऐसी फील्ड में 26 साल से, बहुत छोटी उम्र, 19 साल की उम्र से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। इस छोटी उम्र से लेकर आज तक मैंने एक ही काम किया है, जर्नलिज्म। उसमें भी एंकरिंग का हिस्सा मेरा बहुत बड़ा है। तो ये काम करते करते मैं आंदोलन जीवी कभी नहीं बन पाया। हर काम को करने के लिए सड़क पर निकलना या आंदोलन करना जरूरी नहीं है। आपके जरिए पॉडकास्ट करने का मौका मिला, अपूर्व के पॉडकास्ट को कई लोग सुनते हैं, जो हो सकता है सड़क पर झंडा बैनर लेने से ज्यादा बड़ा काम हो सकता है। इस काम को मैंने यहाँ पर बैठकर किया। ये एक आंदोलन का हिस्सा है ऑलरेडी, जो काम मैं कर रहा हूँ। आपका जीवन एक आंदोलन है। आपको अलग से कहीं धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। कोई आंदोलन आप अपने जीवन में, अगर मैं इस बात को हमेशा कहता रहूंगा, पूरी जिंदगी कहता रहूंगा। मैं सबको कहूंगा कि गौशाला जाओ, इनको कहूंगा, आपको कहूंगा, सबको कहूंगा गौशाला जाओ। आगे भी जो बाहर मिलेंगे उनको कहूंगा गौशाला जाओ, गौशाला जाओ, गौशाला जाओ। इसको अगर आप आंदोलन मानते हैं तो हाँ, पूरी जिंदगी रहेगा। दूसरी बात यह है, आध्यात्मिक चेतना का जागरण। मैं नहीं कहता कि मैं अध्यात्म की पराकाष्ठा पर बैठा हूं, समृद्धि की और ज्ञान की पराकाष्ठा पर बैठा हूं। मैं अपने जीवन की यात्रा में हूं। मेरे जीवन के कुछ अनुभव यहां तक के साझा करता हूं। मुझसे पहले के अगर आप हो, मुझसे पहले के मतलब मेरी यात्रा से पीछे हो, अभी आपने नहीं देखा ये जीवन, तो मैं आपको बता दूंगा इस जीवन में ये होता है।
आपको बात जचती हो, समझ में आती हो, तो आप मेरी बात को स्वीकार करो, उसको आजमा लो। नहीं समझ में आती हो तो अपने जीवन के अनुभव से देखो। मुझे ये अवसर नहीं मिल पाया, हालांकि अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद को खूब पढ़ा, खूब सुना। अवेकनिंग इंडिया सीरीज की डीडी नेशनल पर बहुत लोकप्रिय हुई, लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको, उसने मेरे जीवन को बहुत परिवर्तित किया। स्वामी शरणानंद, मानव सेवा संघ, उनको मैंने खूब सुना। हालांकि उनकी 1972 में समाधि हो गई थी, मेरे जन्म से पहले ही, लेकिन इसके बावजूद कैसेट्स के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से वो मेरे अंदर भीतर उतरे। स्वामी अड़गड़ानंद जी, उनके तो दर्शन भी किए मैंने, और यथार्थ गीता उनकी, उनका पतंजलि योग सूत्र का भाषा टीका, ये कुछ ऐसी चीज़ें। स्वामी गंगाराम जी, जिन्होंने मुझे नाद ब्रह्म की दीक्षा दी, और मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी, जिनमें मैंने देखा कि किस तरीके से निश्चलता, ईश्वर में लीन होने के बाद में मानव शरीर, मानव मुस्कान, मानव मुस्कुराहट होती है। तो ये सारी चीज़ें रही जिन्होंने मेरे जीवन को एक दिशा दी है। ये अपने आप में एक आंदोलन है, इसको सामने रखता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात, आशुतोष राणा जी के तौर पर मुझे बड़े भाई मिले जीवन में। वो मेरे जीवन की एक चमत्कारिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें मैं इतनी कृतज्ञता से भरा रहता हूँ, जिनकी झलक पाने के लिए लोग मरे रहते हैं। उनसे मुझे जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। कितनी बड़ी बात है, कितने सौभाग्य का विषय है। उनके साथ जुड़ना, उनके किसी दिशा निर्देश पर काम करना भी एक आंदोलन की तरह है। मैं तो मानता हूं कि जीवन के आंदोलन सिर्फ सड़क पर उतर के झंडा बैनर पकड़ने तक से, वो भी महत्व का काम है, हर आदमी अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। लेकिन मैं जहां पर हूं, या जिस तरह की मेरी यात्रा रही है, उसमें ये सारे भी आंदोलन है कि मैं अपने बड़ों को, जैसे आशु दादा मुझसे कुछ कहते हैं, उस कार्य को कहते हैं, तो मैं क्योंकि उनमें बहुत बिलीव करता हूं, उनके जीवन को एक आदर्श के तौर पर देखता हूं, तो वो जो कहते हैं उसको बिल्कुल आंख बंद करके मानता हूं और चलता हूं उस पथ पर। क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने देख लिया वो रास्ता, मुझसे बहुत आगे देख चुके हैं, मुझसे ज्यादा दूरदर्शी हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा काफी काम बच जाता है संघर्ष का। इसी तरह से मैं आने वाली पीढ़ियों को, जो मुझे मानेंगे या मेरी बातों को जिनको जज जाएंगे और वो सोचेंगे कि हाँ ठीक बात कह रहा है, इसकी बात को सुन सकते हैं, उनको बात कहता रहूंगा। ये मेरे जीवन का आंदोलन रहेगा, करता रहूंगा इसको। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, जो वरिष्ठ लेखक हैं, पत्रकार हैं, और इन्होंने सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म गोदान के जरिए, डॉक्टर रुद्रा के किरदार के जरिए एक अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया है। आपको ये पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा।